करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने जेईई 2023 के टारगेट जेईई 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। तो परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स थ्योरी वीडियो है दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में दोस्तों आइए एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं किन किन बातों को हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट किया गया था ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट कर सकें। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन कब हुआ था। दोस्तों एक चीज़ उससे पहले आप जान लीजिए कि 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहा जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से 3 ऑर्गेनाइजेशन है? एक WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और तीसरा वर्ल्ड बैंक। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों फिर हम लोग IMF की बात किए थे कि IMF का फॉर्मेशन किया गया था जुलाई 1944 में, जहाँ पे 45 कंट्रीज़ के डेलीगेट मिलकर ब्रेटन वुड में मिले थे। ब्रेटन वुड न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ पे उन्होंने एग्री किया एक फ्रेमवर्क पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे। भारत कब मेंबर बना था इसका IMF का? तो दोस्तों भारत मेंबर बना था 27 दिसंबर 1945 को, और इंडिया को माना जाता है कि वो फाउंडिंग मेंबर है IMF का। और दोस्तों भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IMF का। अब दोस्तों उसके बाद मैंने आपको EMDC के बारे में बताया था, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग एक कंट्री के बारे में बताया था। IMF की फंक्शन के बारे में आपको बताया था दोस्तों कि बेसिकली सुपरविजन का काम होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना काम होता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना काम होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने HIPC और मल्टीलैटरल डेब्ट रिलीफ इनिशिएटिव, HIPC क्या है? हेवली इंडेटेड पुअर कंट्री, और दूसरा है मल्टीलैटरल डेब्ट रिलीफ इनिशिएटिव। इन दोनों के बारे में आपको बताया था। उसके बाद दोस्तों कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्ट्रेंथन किया जाए ये मैंने आपको समझाया था दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत की कैसी रिलेशनशिप है IMF के साथ। तो इंडिया का करंटली IMF कोटा कितना है, ठीक है, और भारत जो है टॉप लार्जेस्ट 10 कोटा होल्डर में आता है दोस्तों। SDR के बारे में बताया था। SDR क्या होता है? SDR को कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। तो बेसिकली SDR एक समझिए कि करेंसी है, राइट। तो SDR को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इसमें इस जो अपना IMF है, IMF के करेंसी का यूनिट है SDR। तो SDR को क्रिएट किया गया था सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के फॉर्म में, ठीक है। और दोस्तों इट सर्व एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ IMF, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों कौन कौन से इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि SDR का जो वैल्यू होता है ना वो 5 करेंसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। कौन कौन सा करेंसी होता है? US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। SDR का वैल्यू 5 करेंसी पे डिपेंड करता है। मैं फिर से बता दूँ, US डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। भारत जो है IMF का 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर है। इंडिया का जो करंट IMF कोटा होल्डिंग है वो है 13,114। उसके बाद दोस्तों आपको जो बात ध्यान रखना है कि 2 क्राइटेरिया होता है। जो भी करेंसी SDR बास्केट में इंक्लूडेड होते हैं उनको 2 क्राइटेरिया मीट करना होता है। पहला क्राइटेरिया है एक्सपोर्ट क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में क्या होता है दोस्तों? कोई भी करेंसी एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को तब मीट करती है जो यदि इसके इशूअर जो हैं वो IMF के मेंबर हैं मॉनेटरी यूनियन में। और फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया क्या होती है? करेंसी को आप फ्रीली यूजेबल तब कर सकते हैं IMF के द्वारा यदि इसको वाइडली यूज़ किया जाए पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों 2 क्राइटेरिया को ध्यान रखेंगे, एक है हमारा एक्सपोर्ट क्राइटेरिया, दूसरा है हमारा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। प्लीज़ रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। चलिए ये सब बात हम लोग डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। आज वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताया था। ये सब वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद। वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। उसके बाद दोस्तों मैंने WBG के बारे में बताया था। WBG 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ग्रुप को कहता है, जिसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वो 5 एजेंसीज कौन कौन से हैं? IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। फुल फॉर्म देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग ICSID से कंटिन्यू करेंगे।
चलिए ICSID को समझते हैं। व्हाट इज ICSID? ICSID का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ये कब बना था दोस्तों? 1966 में बना था। क्यों बना था? तो जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर और स्टेट्स के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये किसका पार्ट है? तो ये दोस्तों ये सपोर्ट किया जाता है, इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप हैं वो इसे सपोर्ट करते हैं और वो इसी का पार्ट है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। ये एक ऑटोनोमस मल्टीनेशनल स्पेशलाइज एंटिटी है। तो दोस्तों ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग ICSID कहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो मीगा है, ठीक है। ICSID तो ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ध्यान रखना है वो मीगा। मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये क्या इनकरेज करती है दोस्तों? ये FDI को इनकरेज करती है, जो हमारे विकासशील देश हैं, राइट, जैसे कि भारत। तो यहाँ पे FDI को ये इनकरेज करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये इनकरेज करती है। कैसे इनकरेज करेगी? तो दोस्तों इनकरेज करने के लिए क्या करती है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के जो निवेशक हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? तो दोस्तों उस पार्टिकुलर कंट्री में जो पॉलिटिकल रिस्क है, जो नॉन कॉमर्शियल रिस्क है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करती है उस निवेशक को, और गवर्नमेंट को एडवाइस भी देती है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। तो देख रहे हैं कितना बड़ा काम है ये। FDI को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा काम है मीगा का। मीगा का फुल फॉर्म मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी है, नाम में ही इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। सरकार को एडवाइस करती है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे आप जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, जो पॉलिटिकल रिस्क है और दोस्तों जो हमारा नॉन कॉमर्शियल रिस्क है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों मीगा जो है, ये जो एजेंसी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सोर्स को सप्लीमेंट कर सके। कहाँ पे? डेवलपिंग नेशन में। दोस्तों ये हमारा मीगा के बारे में मैंने आपको बताया। तो FDI दोस्तों जो हमारे डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, उसमें जो FDI है, ठीक है, उसके माध्यम से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को हटाना और लोगों के लाइफ को बढ़ाना, ये सब ट्राई करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो WBG का ग्रुप मेंबर है वो IFC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दोस्तों इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? डेवलपिंग नेशन में। तो आपसे यदि पूछा जाए फॉरेन FDI को कौन प्रमोट करता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा मीगा। मीगा क्या होता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आपसे यदि पूछा जाए कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को कौन इनकरेज करता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? IFC क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। प्लीज रिमेंबर द बेसिक फंडा। आपको जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पॉइंट है वो ध्यान रखना है। IFC का क्या बताया मैंने? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग नेशन। क्यों करती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट? ताकि पॉवर्टी को एलिवेट कर सके, राइट, और लोगों के लाइफ को क्या कर सके? इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों IFC जो है, हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, ये जितने भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशन हैं उनके प्राइमरी गोल को शेयर करती है। क्या क्या प्राइमरी गोल है? क्वालिटी बढ़ाना, डेवलपिंग मेंबर नेशन के लाइफ में जो लोग रह रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। IFC इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल सोर्स ऑफ लोन एंड इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लोन का सोर्स कौन है? IFC है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो IDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1960 में इस्टेब्लिश हुआ। क्यों इस्टेब्लिश किया गया? ताकि हमारे विश्व के जो पुअरेस्ट कंट्री हैं, जो सबसे गरीबी वाले देश हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, मतलब बिना ब्याज का जो लोन होता है, वो देने के लिए वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्री को। तो पुअरेस्ट कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए इस IDA का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया। दोस्तों IDA का जो रिपेमेंट है वो 25 से 40 साल तक होता है और 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो ये जो लोन देगी तो ऑब्वियसली बात है इसका रिपेमेंट किया जाएगा ना। IDA जो है वैसे नेशन को भी ग्रांट करती है लोन जो कि डेब्ट डिफिकल्टी में फेस कर रही है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। IDA के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो IDA कैसे डेट रिलीफ ऑफर करती है? तो आपको मैंने HIPC के बारे में बताया था ना, हेवली इंडेटेड पुअर कंट्री
इनिशिएटिव, HIPC, याद रखिएगा HIPC का फुल फॉर्म हेवली इंडेटेड पुअर कंट्री, और दूसरा मैंने आपको बताया था MDRI, मल्टीलैटरल डेब्ट रिलीफ इनिशिएटिव। तो इन दोनों इनिशिएटिव के माध्यम से जो हमारा IDA है वो क्या करती है, वो पुअरेस्ट कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, राइट। चलिए उसके बाद दोस्तों IBRD की बात करती है। IBRD क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है जिसमें 189 मेंबर नेशन है। ये पूछा जा सकता है कितने मेंबर हैं IBRD में, तो याद रखिएगा 189 मेंबर हैं हमारे IBRD में, प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मिशन को सर्व करता है एज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेवलपमेंट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है। ये लोन प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है, रिस्क मैनेजमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। किसे, तो जो मिडिल इनकम और लो इनकम नेशन है उन्हें, राइट। IBRD का काम है। ये WBG के साथ क्लोजली एसोसिएट होता है और जो हमारे रीजनल और ग्लोबल क्राइसिस है उसको रिस्पॉन्स करता है। तो दोस्तों आपको मैंने पांचों संस्था समझा दिया, पांचों एजेंसीज के बारे में समझा दिया, ICSD, IBRD, IDA, IFC, ठीक है, और MIGA। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस 5 पार्टिकुलर एजेंसीज ऑफ WBG, क्या इसका रोल है। अब जरा देखते हैं कि भारत के साथ कैसा है वर्ल्ड बैंक का रिलेशनशिप। तो ICSID को छोड़ दें तो इंडिया जो है बाकी 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कंपोनेंट का में से 4 का मेंबर है, ICSID का मेंबर भारत नहीं है, राइट। और वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर माना जाता है भारत, और इनके एक्टिविटीज से भारत को बहुत ही बेनिफिशियल मिला है, बहुत ही लाभ मिला है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का फंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए भारत को मिलता रहा है। वर्ल्ड बैंक भारत को हेल्प करना स्टार्ट किया था 1948 में, जहाँ पे सबसे पहली बार उसने 1957 में देखिए उस खासकर फंड किसके लिए मिला, एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोजेक्ट के लिए। 1957 में वर्ल्ड बैंक ने एक रेजिडेंट मिशन को इस्टेब्लिश किया था भारत में। भारत को बहुत ही लाभ मिला है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जैसे कैश, गाइडेंस, क्रॉस कंट्री एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा, ठीक है। तो और वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम को भी दोस्तों लॉन्च किया था। कहाँ पे सपोर्ट करते हैं दोस्तों, भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है। उसके बाद दोस्तों फॉर इंडिया के लिए IDA क्या प्रोवाइड करती है, कंसेशनल लैंडिंग आर्म है, बैंकों के लिए कंसेशनल लैंडिंग आर्म है। इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक से बोरो भी किया है बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोस्तों IMF और WB ग्रुप के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। देखिए IMF जो है ना वो सिंगल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को लुक आउट रखता है, और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है वर्ल्ड के पुअरर कंट्री में, यानी हमारे विश्व के जो सबसे गरीबी देश हैं उनमें जो आर्थिक विकास है उसको कौन प्रमोट करता है, हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और IMF क्या करता है, केवल मॉनेटरी सिस्टम को देखता है। अंदर समझ में आ रहा है ना। IMF के बारे में क्या बताया आपको, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, 5 इंस्टीट्यूशन का मिक्सचर है। उसके बाद दोस्तों IMF के में क्या बताया कि IMF एक्सचेंज रेट को प्रमोट करता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप है वो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम के माध्यम से। IMF जो है दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फंड है उसके साथ डील करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है प्राइवेट इंटरप्राइज को इनकरेज करता है, FDI को इनकरेज करता है, राइट। अच्छा अब ये बताइए, मुझसे एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए प्राइवेट इंटरप्राइज को इनकरेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, तो याद रखिएगा IFC होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और आपसे यदि हम पूछें कि बताइए वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इंश्योरेंस वाला विंग कौन सा है और आर्बिट्रेशन वाला विंग कौन सा है, तो इंश्योरेंस वाला है MIGA और आर्बिट्रेशन वाला है ICSID, ठीक है। उसके बाद दोस्तों IMF में क्या होता है कि IMF अपना फाइनेंशियल रिसोर्स जो है कोटा से ड्रॉ करता है, राइट। मैंने आपको बताया था ना, कोटा सब्सक्रिप्शन होता है, सब कंट्री का अपना अपना कोटा है। भारत जो है टॉप 6 में आता है कोटा के टर्म्स में। तो लेकिन WBG में क्या होता है दोस्तों कि WBG के जो इंस्टीट्यूशन है जैसे IBRD, IFC, इनका जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो आता है कहाँ से, तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से ये बोरो करते हैं। और IDA को क्या मिलता है दोस्तों, डोनेशन मिलता है। तो सबका अलग अलग सोर्स है फंडिंग का भी। तो आपको मैंने फंडिंग सोर्स भी समझा दिया कि जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होते हैं उनका कोटा सिस्टम पे होता है, और जो हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका
वो या तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से बोरो करेंगे या वो IDA से डोनेशन मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बात हम लोग करेंगे कि भारत के साथ कैसा रिलेशनशिप है WTO का। तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम वर्ल्ड वार 1 जब आया था, ग्रेट डिप्रेशन जब आया था, वर्ल्ड वार 2 जब आया था, इस कारण से जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम था उससे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। तो बहुत सारे नेशन जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया तो वो सब मिलकर एक कुछ मेथड्स के बारे में सोचे कैसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाएं, राइट। तो उसके लिए GATT फुल फॉर्म याद रखिएगा। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड साइन किया गया 23 नेशन के द्वारा। कब साइन किया गया? तो 30 अक्टूबर 1947 को साइन किया गया। कितने नेशन थे? 23 नेशन थे। GATT कब से इफेक्ट में आया? तो 1 जनवरी 1948 में इफेक्ट में आया। GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। भारत जो है GATT का फाउंडर मेंबर माना जाता है, ठीक है। तो 1948 से 1948 से 1994 तक GATT रूल्स बनाए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और दोस्तों रैपिड डेवलपमेंट के लिए। GATT का 8 राउंड का डिस्कशन हो चुका था 48 से लेकर 94 के बीच में, 1948 से लेकर 94 के बीच में। और 1 जनवरी 1995 को WTO का फॉर्मेशन हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा WTO का फॉर्मेशन कब हुआ? तो आप बोलेंगे 1 जनवरी 1995 को हुआ, ठीक है। उससे पहले कितना राउंड का GATT का मीटिंग हो चुका था? तो 8 राउंड का हो चुका था। WTO का इस्टेब्लिशमेंट सबसे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म माना जाता है दोस्तों। WTO को कंसीव किया गया था 8th GATT साइकिल में, राइट। तो 8th GATT साइकिल कब से है? 1986 से 1994 जो 8वां GATT का साइकिल था उसमें WTO को कंसीव किया गया था, ठीक है। और दोस्तों WTO एक ऐसा फोरम है जहाँ पे जो मेंबर्स कंट्री हैं वो ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, राइट। WTO इज़ अ फोरम वेयर मेंबर्स कंट्री गवर्नमेंट जो मेंबर कंट्री हैं इसके उनके जो सरकार है वो ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी बात है दोस्तों WTO में टोटल 164 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं दोस्तों? 164 मेंबर्स हैं आज के डेट में। और दोस्तों WTO का टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड मिनिस्टर। ये हर एक 2 साल में मीटिंग करते हैं, 2 साल में ये लोग मीट करते हैं। WTO इंटरनेशनल ट्रेड का वॉच डॉग है। ये स्मूथ और रैपिड मूवमेंट ऑफ गुड्स को इंश्योर करता है, यानी गुड्स का मूवमेंट स्मूथ हो, रैपिड हो, ठीक है। दोस्तों WTO का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है कि इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूडिंग मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों 6 मेन फंक्शन है। पहला है कि WTO के ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्टर करना। दूसरा है कि ऐसा फोरम प्रोवाइड करना ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। फिर जो ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसे हैंडल करना। फिर दोस्तों जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ है उसे मॉनिटर करना। फिर टेक्निकल असिस्टेंट देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। और दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करना। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ WTO, प्लीज़ रिमेंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि भारत जो है WTO का मेंबर है जनवरी 1955 से, 1995 से। और WTO का जो प्रीडिसेसर था GATT, आपसे पूछा जाएगा WTO से पहले क्या था? तो आप बोलेंगे GATT। GATT का क्या फुल फॉर्म होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो भारत जो है 1948 से ही GATT का मेंबर था और डेवलपिंग नेशन के रूप में भारत जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया WTO के प्रोसीडिंग में, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे अकॉर्ड साइन किए गए WTO का, उसका बहुत ही बड़ा इंप्लीकेशन पड़ा इंडियन इकोनॉमी में। जैसे दोस्तों आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जिसको ट्रिम्स कहते हैं। फिर दोस्तों एक होता है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। SPM, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर। MFA, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। भारत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है 2001 के वर्ल्ड WTO सेशन में, जो कि दोहा में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट हैं। और दोस्तों आप बुक में देखेंगे तो आपको कुछ वेन्यू दिया हुआ है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेन्यू कहाँ पे हुआ क्या नहीं हुआ, वो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों एक WTO का जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये बहुत ही न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है वो मैं समझाता हूँ दोस्तों। आखिर जैसा 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? तो WTO जो है हिस्टोरिक एग्रीमेंट को रीच किया था इन रिस्पॉन्स टू फिशिंग सब्सिडीज, फूड इनसिक्योरिटीज, COVID-19 वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द WTO 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? तो 17 जून 2022 में हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ पे
इस एग्रीमेंट के द्वारा इंडिया हैज़ राइट टू प्रोवाइड सब्सिडीज़ टू फिशरमैन, यानी भारत के पास एक हक है कि वो फिशरमैन को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकता है, राइट। उसके बाद इसके एक्सचेंज में इंडिया ने एग्री किया कि वो 1.5 ईयर एक्सटेंशन मिलेगा कस्टम टैरिफ मॉरिटोरियम से इलेक्ट्रॉनिक गुड पे। ये भी डिसाइड किया गया कि जो अगला WTO का मिनिस्टरियल मीटिंग होगा वो मार्च 2024 से पहले ही होगा, और उसमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा किस इशू का, कंटिन्यूएशन ऑफ मॉरिटोरियम ऑन इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ प्रोडक्ट, ओवर फिशिंग, डीप सी फिशिंग, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये सभी को एड्रेस किया गया था पहली बार। कहाँ पे? WTO के 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। इंडिया का एक सिग्निफिकेंट लीडरशिप रोल था। और दोस्तों फिशरमैन, फार्मर, फूड सिक्योरिटी, मल्टीलैटरिज्म और ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सभी प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं WTO के 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के आउटकम के। अब बात करते हैं हम लोग रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की। तो दोस्तों REC एक तरीका है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को एकम्प्लिश किया जाए। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क ऑफर करता है जो कि टेक्नोलॉजी को इनकरेज करता है, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। हर एक कंट्री एक एफर्ट लगाती है कि वो REC को इनकरेज करे। REC क्या होता है? रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को इनकरेज करे। लेकिन दोस्तों कुछ गाइडलाइंस भी हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कोलैबोरेशन जो होता है वो इक्विटी, इक्वालिटी, म्यूचुअल गेन पे बेस्ड होगा। तो 3 एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है, इक्विटी, इक्वालिटी और म्यूचुअल गेन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉर्पोरेशन जो है कॉम्प्लीमेंट शुड स्ट्राइव टू कॉम्प्लीमेंट एंड बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग बायलैटरल अदर काइंड ऑफ अरेंजमेंट। आपको मैं कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ REC का। तो REC का सबसे पहला एग्जांपल है एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में, ठीक है। ये 28 नेशन का कलेक्शन है। इसके अंदर कितने नेशन है? 28 नेशन है, जो कि एक साथ काम करते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक पे, दोस्तों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक पे। यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज़ मिला था 2012 में, क्योंकि ये पीस, रिकॉन्सिलिएशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट यूरोप में, खासकर ये यूरोप का है, ठीक है। यूरोप में पीस, शांति और बनाए रखने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, इन सभी के लिए कंट्रीब्यूट के लिए यूरोपियन यूनियन को 2012 में दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यूरोजोन। यूरोजोन भी एक हमारा रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। ये कब फाउंड हुआ था? ये 1999 में फाउंड हुआ था, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसके अंदर 28 EU मैंने आपको बताया ना, 28 यूरोपियन यूनियन, उसमें से 19 मेंबर हैं, राइट, जो कि यूरो को अपना सिंगल करेंसी मानते हैं और लीगल टेंडर मानते हैं। उसे ही कहा गया है यूरोजोन। मतलब 28 EU में से 19 यूरोपियन यूनियन मेंबर ऐसे हैं जो कि यूरो को क्या मानते हैं? अपना सिंगल करेंसी मानते हैं, ठीक है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यूरोजोन का सेंट्रल बैंक है, राइट। और कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? यूरोजोन का फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। फिर नेक्स्ट है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये काठमांडू में बेस्ड है। और दोस्तों इसके 8 मेंबर हैं। भारत, याद रखिएगा, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। दोस्तों इसमें क्या है, ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये सभी जो मेंबर्स कंट्री हैं इनके बीच में ट्रेड फ्री हो, इसीलिए दोस्तों इसको इनकरेज किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एशियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है जो कि जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर 10 मेंबर हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ठीक है। उसके बाद आता है OPEC। ये सभी रीजनल इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन है, ठीक है। OPEC क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसके अंदर दोस्तों 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्री हैं। जैसे ये बगदाद, इराक में इसका हेडक्वार्टर है OPEC का, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये फाउंड हुआ था कहाँ पे? बगदाद, इराक में। और दोस्तों इसमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, जहाँ पे दोस्तों ऑयल का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है दोस्तों, वो सभी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबॉन, अंगोला, ये सभी इसके क्या हैं? मेंबर्स कंट्री हैं। फिर आती है बात G7 की, ठीक है। G7 दोस्तों ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, ये सभी G7 के पार्ट हैं। इसका मेन गोल क्या है कि डिबेट करना और दोस्तों कंसर्ट रखना, जिससे रिजॉल्व किया जा सके, ग्लोबल चैलेंज को रिजॉल्व किया जा सके। फिर बात आती है G20 की। तो
तो G20 का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। G20 के मेंबरशिप में दोस्तों इसको क्यों बनाया गया था G20 को, तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की जो सरकारें हैं उसको एक साथ एक मंच पे बैठाया जाए, ठीक है, और फिर जो मेजर इश्यूज़ हैं ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, उसको एड्रेस किया जाए। तो G20 का जो मेंबरशिप है दोस्तों, उसके अंदर वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े इमर्जिंग, एडवांस और इमर्जिंग नेशन हैं, और टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 इसके मेंबर है। और दोस्तों 85% ऑफ ग्लोबल GDP इसके अंदर है। इसके अंदर दोस्तों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सभी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं OECD की। OECD क्या है? OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 36 मेंबर नेशन है दोस्तों। उसके बाद नाफ्टा आता है। नाफ्टा क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर दोस्तों कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको आते हैं, ये 3 कंट्रीज़ आते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि GDP के टर्म्स में वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स कौन सा है, तो नाफ्टा है। फिर बात करते हैं दोस्तों APEC। APEC क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें एशिया के पैसिफिक रीजन के इंटर कनेक्टेडनेस को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था। इसके अंदर 21 मेंबर्स हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मर्कोसुर की। मर्कोसुर लैटिन अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है जिसके अंदर 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे और वेनेजुएला। इसका मेन गोल था एक कॉमन स्पेस प्रोवाइड करना जो कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाए। फिर बात करते हैं दोस्तों IORARC, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये कब बना था? ये बना था 1997 में, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था? रीजनल कॉर्पोरेशन पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। फिर बात करते हैं RCEP, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों। ये क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA को बोलते हैं इसे, RCEP को, ठीक है। इसके अंदर 10 एशियान मेंबर कंट्री हैं। और लास्ट में आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है दोस्तों? बिम्स्टेक एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन की जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ और कॉर्पोरेशन को शेयर किया जा सके। इसके अंदर 7 मेंबर कंट्री हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और 2 हैं म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। अब दोस्तों अब हम लोग ये समझते हैं कि रिसेंटली क्या क्या इकोनॉमिक इश्यूज ग्लोबल लेवल पे हुआ है। तो दोस्तों कुछ मेजर इकोनॉमिक कंसर्न जो कि ग्लोबल डायमेंशन को अफेक्ट कर रहा है वो है लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, बेरोजगारी बहुत ही स्केल पे। फिर ट्रेड साइकिल, सस्टेनेबल ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी की इशूज़ हैं। तो दोस्तों जैसे अभी कुछ इशूज़ आपको मैं हाईलाइट करूँ, जैसे रसिया यूक्रेन वार हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा सैंक्शन का, US चाइना का ट्रेड वार हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, ठीक है, एनर्जी और ग्लोबल एनर्जी का प्राइस और कमोडिटी का प्राइस बहुत ही हाई रेट पे पहुंच चुका है। जो हमारा कोविड-19 का नया वेरिएंट का इन्फेक्शन आ जाना, लॉकडाउन आ जाना, ठीक है, फिर मॉनेटरी टाइटनिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक कंसर्न, सो दीज आर द मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशू। तो दोस्तों ये सभी जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मेजर हैं और डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करना, ये सभी रिस्क हैं टू द सिस्टम। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। हर एक लेक्चर में मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको मैं रिकॉल सेशन प्रोवाइड करूँ। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि ICSID को छोड़कर भारत जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 जो पार्ट हैं उनका हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंडिया जो को बहुत ही बेनिफिट मिला है इनके एक्टिविटीज़ से, राइट, जिसमें कैश, गाइडेंस, क्रॉस कंट्री एक्सपर्टाइज, ये सभी मिला है WBG ग्रुप के मेंबर से। फिर मैंने आपको बताया कि WTO को कंसीव किया गया था 8th GATT साइकिल में, ठीक है, और ये कहाँ कमेंस हुआ था? यूरुग्वे में कमेंस हुआ था और जेनेवा में फिनिश हुआ है, ठीक है। जून 2022 में WTO के 164 मेंबर हैं। जेनेवा हेड क्वार्टर है WTO का। WTO का WTO का दोस्तों टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी वो है मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड। ये हर एक 2 साल पे मीट करते हैं। इंडिया जो है WTO का मेंबर है जनवरी 1995 से, और WTO का जो प्रेडिसेसर था जिसके हम लोग कहते हैं GATT, उसका भी भारत मेंबर था। दोस्तों RCEP के बारे में तो मैंने आपको बताया कि रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक तरीका है ग्लोबल इकोनॉमी को एक्म्प्लिश करने का। तो ये था आज का डिस्कशन। तो आपको यदि इस तरह की डिस्कशन चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस वेयर ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज डिस्कस मल्टीपल टाइम, kindly WhatsApp me on this number. I will provide you videos, PDF and mock test for each and every units for JIB. Thank you.